सुबह के बज रहे हैं 7। अंगद अभी जस्ट ऑफिस के लिए निकला। जनरली क्या होता है ना कि जब अंगद ऑफिस के लिए चला जाता है ना तो मैं वापस से सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, जब तक नींबू नहीं उठता है। वरना क्या होता है ना कि मैं उठती हूँ फिर थोड़ी देर में नींबू उठ जाता है। पर आज ना मुझे मन ही नहीं कर रहा है सोने का, तो मैं भी उठी हुई हूँ। बाहर का नज़ारा देखते हैं कैसा है सुबह सुबह। हाँ, ठंडा है, अच्छा मौसम है काफ़ी। कुक तो अपना खाना बना करके चली गई है, क्योंकि कुक का जो टाइम है आने का वो सुबह 6 बजे का है। 6 भी नहीं, पौने 6 आप समझ लो। पौने 6 बजे मेरी कुक आ जाती है। तो देखिए नाश्ता गरम गरम रेडी है। आलू का पराठा जो अंगद ऑफिस खा करके गया है, बाकी मेरे लिए है, फिर नीव के लिए, दीदी के लिए, सबके लिए है। और यहाँ पे लंच जो है वो भी रेडी है। तो सुबह ही मतलब मेरे घर में 6 बजे से चहल पहल चालू हो जाती है। खाना वाना बनने लगता है, अंगद रेडी होने लगता है, और सब कुछ जो है वो 7 तक तो डन हो जाता है। बनवाया है आज सोयाबीन की सब्जी। पता है रोज मैं उठ जाती हूँ 6 बजे ही, क्योंकि जब कुक आती है बेल बजता है, गेट खुलती हूँ, फिर अंगद भी उठता है, वो रेडी हो रहा होता है। यहाँ पे किचन में बर्तन की आवाजें आ रही होती है, कुकर की सीटी बज रही होती है, फिर अंगद अपने रेडी होता है ऑफिस के लिए। तो उठ ही रहती हूँ, पर पता है मैं लेटी रहती हूँ बेड पे जानबूझ करके, क्योंकि जैसे मैं उठूंगी ना नींव उठ जाता है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि नींव 6 बजे उठे। फिर भी मान लीजिए 7:30 पौने 8 तक उठता है, तो चलिए 1-1.5 घंटा ही है, तब तक मैं चाय नाश्ता भी नहीं करती हूँ, क्योंकि चाय नाश्ता भी चाय तो पीने का सुकून चाहिए ना भाई, वो नहीं मिलेगा आपको बच्चे के साथ। नैनी आ जाती है, वो उसके साथ खेलने लगता है, उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ। तब तक कुछ नहीं, उसके पीछे खेलती रहती हूँ, उसको नाश्ता कराऊंगी, उससे बातें करूंगी, उसके पीछे रहूंगी, यही सब चलता है। तो मेरा तो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है नैनी भाई। माय गॉड, ये इतना अच्छा डिसीजन है ना मेरी लाइफ का। क्योंकि चलिए 9 से 6 वो काफ़ी लंबा समय, उसमें आप अपने घर के काम भी कर लो, अपना प्रोफेशनल काम कर लो, थोड़ा दिमाग को भी शांति मिलती है। ऐसा नहीं है कि जब नैनी रहती है तो बच्चा माँ के पास नहीं आएगा। हर 15 मिनट में नींद मेरे पास आता है, या तो कुछ डिमांड रहती है, या कुछ बात रहती है, या कुछ तो चल रहा होता है। तो वो आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। चलिए, पर फिर भी आपको पता है एक सपोर्टिंग फैक्टर घर में एक और इंसान है जो उसके साथ खेल रहा है, मन लगा रहा है, या उसको नीचे ले जा रहा है, तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। विदाउट नैनी अगर कोई इंसान बच्चा पाल रहा है, कोई भी लेडी पाल रही है, एंड शी स्टेज एट होम 24/7, आई सल्यूट यू। इट्स नॉट ईजी। मेंटल हेल्थ की जो वाट लगती है ना, वहां से देखिए सूरज देवता झांक रहे हैं बादलों के एकदम बीच में से। पता नहीं है कैमरा पे कितना समझ आ रहा है, पर सामने से बहुत सुंदर लग रहा है। उठ गया ये बच्चा, उठ गया ये बच्चा, उठ गया है। मम्मा को उठे हुए हुआ है 20-25 मिनट। बच्चा उठ के तैयार है। गुड मॉर्निंग नीबू। उठ गए तुम? योगर्ट खाया था। तुम योगर्ट खाए थे कल? हाँ, अच्छा लगा था। अरे वाह। मैंने न्यू बेडशीट्स लिया है अमेज़ॉन से। एक तो ये देखिए ग्रीन कलर में, कितना सुंदर सॉफ्ट ग्रीन कलर है ये, मतलब बहुत ही अच्छा कॉटन का बेडशीट है। कलर तो इतना प्यारा सूदिंग है ना। दूसरा लिया है ऐसा, ये देखो जो मैंने अभी बिछा रखा है ना, ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था। ये भी थोड़ा ऐसे ही पैटर्न पे, पर ये कितने सालों से मैं बिछा रही हूँ, 2 साल तो हो ही गए होंगे। कितनी बार वॉश किया, कितना अच्छा लग रहा है अभी भी। तो मुझे ना ऐसे सॉफ्ट कलर जो होते हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं बेडरूम में। देखिए कितना सुंदर है। और तीसरा जो लिया है ये तो बहुत पसंद आया मुझे, बेज कलर में है। बेज कलर का बेडशीट जो है वैसे भी मेरे रूम के इंटीरियर से जाता है। तो ये देखिए इसमें भी बारीक बारीक बिल्कुल डिज़ाइन बना हुआ है, और कितना सुंदर लगेगा बिछने के बाद में। तीनों का मैं आपको बाय द वे लिंक दे दूंगी, अमेज़ॉन से लिया अगर आपको लेना हो। क्वालिटी A1 है। मैं जब भी बेडशीट लेती हूँ ना तो मैं अमेज़ॉन से ही ले लेती हूँ, कहीं बाहर से नहीं लेती, क्योंकि प्राइस भी अच्छा मिल जाता है और अच्छा चलता है। ऐसा नहीं है वॉश करो ख़राब होगा, मैं तो रोज़ बरोज़ में बिछाती ही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है ना नया बेडशीट आता है। सोच रही हूँ ये वाला बिछा लूँगी जल्दी ही। नीव गया नीचे खेलने के लिए। सबसे पहले मैंने शार ले लिया इत्मीनान से, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा पता है मेरे वॉशरूम का जो शार है ना वो बहुत दिनों से लीक कर रहा था। मैंने आपसे व्लॉग में भी शेयर किया था कि ये शार लीक कर रहा है,
उसके लीक करने से मैं इतना ज्यादा परेशान थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तो मैंने क्या किया, तत्कालिक व्यवस्था कर दी। उसके ऊपर में मैंने एक ना शार कैप लगा दिया था कि चलो पानी उसमें इकट्ठा होता है बूंद बूंद करके, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर मैं उसको खाली करती, अगले दिन फिर से वो उतना ही भरता, फिर मैं उसको खाली करती। बहुत परेशान हो गई थी उस शार से, लेकिन उसको रिप्लेस नहीं करने का सोच रही थी, क्योंकि जब भी मैं रिप्लेसमेंट की बात करती थी ना कि अंगद इस शार को रिप्लेस किया जाए, यार ये अच्छा नहीं है। अंगद हमेशा यही बोलता था, जो कि बिल्कुल सही था, फैक्ट था, कि कोई भी खरीद लोगी ना हालत यही होने वाली है शार की। डिस्कशन पूरा सुनिएगा, ये मुद्दा शार के बारे में है ही नहीं। तो अंगद कहता था कि ये शार तुम चेंज भी कर लोगी ना फिर भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, दूसरा जो लेके आओगी ना उसका भी हाल ऐसा ही हो जाना है, क्योंकि कचरा बहुत फंसता है पाइपलाइन में, और कचरा फंसने की वजह से ये जाम होता है और धीरे 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 ये शार खराब हो जाता है। मैं भी ये सुनती थी और सोचती थी कि सही बात है, बदलने का क्या फायदा, इतना क्या मेहनत करना, जो है इसी में काम चला लो। फिर एक दिन नींबू नीचे नहा रहा था, जो शार में मैंने लगा रखा था शार कैप, वो पूरा भर गया, बहुत ज्यादा। मेरा ध्यान नहीं गया कि उसको टाइमली मैं निकाल दूं उसका पानी, तो वो पूरा का पूरा जो पानी था वो नींव के ऊपर गिर गया, और वो पूरा ठंडा पानी था। मौसम भी बाहर ठंडा था, ऊपर से सर पे नींबू के इतना ठंडा पानी गिरा जब वो नहा रहा था। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये अब नहीं चलने वाला है, अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे एक्सचेंज करना है इस शावर को। अब देखा जाएगा दूसरे वाले से क्या होगा नहीं होगा, बात की बात है, पहले इसको तो हटाना ही हटाना है। इतना ज्यादा मुझे रेज फील हुआ कि मुझे लगा इसको इमीडिएट रिप्लेस किया जाए, और इसीलिए मैंने क्या किया ना, मैंने अंगद को बोला फटाफट एक काम करो, एटलीस्ट इस वॉशरूम में जो शार लगा है ना उसको निकाल के वहां पे फिलहाल डाल दो, और जो वहां पे लगा है उसको यहाँ पे डाल लो, एटलीस्ट नींबू को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर जब ये भी लीक करने लगेगा तब सोचेंगे कि क्या किया जाए, क्योंकि आपके साथ जो हो रहा होता है ना वो एक पल के लिए आप फिर भी बर्दाश्त कर लेते हो, पर जब बात आपके बच्चे पे आ जाती है, जब बात इस जनरेशन पे आ जाती है, तब सभी मिलके बोलते हैं कि ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तक सब कुछ सहते आए हैं कि चलो ठीक है, चलो ठीक है, ये ऐसा होता ही रहेगा, यही सच है, इसको मान लो, एक्सेप्ट कर लो, इट्स ओके, दूसरे भी आएंगे तो भी तो यही होना है, समाज का हालत, तो इनमें ही क्या बुराई है, तो लोग सहते रहते हैं। पर जब बात बच्चों पे आती है तब सब मिलके बोलते हैं अब नहीं सहेंगे, अब तो इमीडिएट एक्शन चाहिए। ये किताब आप देख रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हमारे देश की बुनियाद है। अब मैं हूं एक लॉ ग्रेजुएट, तो मेरे घर आपको ये किताब तो मिलेगी ही। इसी किताब का मैं आपको एक पहलू बताने जा रही हूँ जो इस किताब का नींव है, और वो है हमारी फंडामेंटल राइट्स, जो हम सिटीजन्स को दिया गया है। इसमें अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ लिखा है, दीज राइट्स रिलेट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, religion, cultural and education, right against exploitation, right of constitutional remedies। यहाँ पे इस लाइन को देखिए, right against exploitation। एज ए लॉ स्टूडेंट हमें तो ये किताब को रट लेना पड़ता है, चार्ट लेना पड़ता है, क्योंकि हमारा तो संविधान ही जो है वो हमारा रूट्स है, उसको तो आपको पढ़ना ही है, समझना ही है। पर जब आप बाहर निकलते हो किताब की दुनिया से और अपने आसपास प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है देश में, तो आपको पता चलता है कि ये राइट्स जो है ये किताब तक ही शायद सीमित है। क्योंकि जब भी आप इस राइट्स को एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हो और ये जो लिखा हुआ है एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आप आवाज उठा सकते हो, वो जब एक्चुअल में आप करते हो तो आपके साथ क्या होता है। जनरली आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में आपको पॉलिटिकल मुद्दों पे मैं चर्चा नहीं करती हूँ। उसका रीजन ये है कि मैं उतना ज्यादा इसमें ना घुसी भी नहीं हूँ फिलहाल काफी सालों से। ऐसा नहीं है नॉलेज नहीं है, लॉ ग्रेजुएट हूँ, हमारा तो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ना, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, लॉ पढ़ना, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, हर तरह के लॉ, विमेन राइट, सब कुछ पढ़ा है भाई, जिया है उसको, उस पे इंटर्नशिप करी है, अपने जीवन के 6.5 साल दिए हैं मैंने। तो ऐसा नहीं है नॉलेज नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारे देश का, तो जब तक आपको इन एंड आउट पूरा पता ना हो, मैं ऐसा मानती हूँ पक्ष विपक्ष सबके बारे में सब कुछ पता नहीं है, फुल अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस सोशल मीडिया पे कुछ सुन लिया, कुछ रील देख लिया, उस पर चर्चा कर दी, वायरल होने के लिए कुछ बोल दिया व्लॉग्स में या फिर चर्चा में आने के लिए बोल दिया, तो वो मुझे सही नहीं लगता। तो मैंने कभी भी शुरू से इस मुद्दे पे मैं ज्यादा घुसती नहीं हूँ कि मैं उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाती इन मुद्दों को, थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस करके डेफिनेटली रखा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे आंख और कान बंद है। हर इस देश के नागरिक की तरह जो बहुत अहम मुद्दा होता है उस पर सबका ध्यान जाता है, और ये मुद्दे पे इसलिए चर्चा कर भी रही हूँ। वैसे मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला था शोना आप इससे बात क्यों नहीं करते, आपको करना चाहिए।
देखिए, बात तो ये है कि मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं, जैसे आप शॉक्ड होंगे वैसे मैं भी शॉक्ड हूं, क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारी सरकार इस तरीके से रिएक्ट करेगी। क्योंकि एट द एंड आप सोचो, जो वहां प्रोटेस्ट में गए हैं वो क्या कोई आतंकवादी हैं? क्या वो कोई क्रिमिनल हैं? क्या उन्होंने कोई बहुत बड़ा कुछ कर दिया है देश के खिलाफ कि इस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है? डेफिनेटली नॉट गुड। और ये कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं? बच्चे क्या वो बोल रहे हैं वी वांट फ्री एजुकेशन इन दिस कंट्री? नो, दे आर नॉट डिमांडिंग फ्री एजुकेशन। क्या बात अभी रिजर्वेशन पे हो रही है? नहीं हो रही है। बहुत सिंपल सी बात यार, बच्चे चाह रहे हैं, बहुत सिंपल। दे वांट एक सही तरीके से एग्जामिनेशन हो, फेयर एग्जामिनेशन ही तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं कि आप कॉलेज एजुकेशन फ्री कर दो, स्कूल्स फ्री कर दो, अच्छे टीचर्स ले आओ। जैसे कई कंट्रीज में एजुकेशन को एक बिजनेस नहीं बनाते हैं, वैसे इस देश में भी उसको बिजनेस मत बनाओ। कोई नहीं ये डिमांड कर रहा है, सबको पता है ये होने में बहुत कठिनाई है, दिल्ली बहुत दूर है उस हिसाब से, पर ये सिंपल सी चीज डिमांड कर रहे हैं, फेयर एजुकेशन। फेयर क्या डिफिकल्टी है इसमें? अकाउंटेबिलिटी लेने में क्या दिक्कत है? बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बहुत कुछ। मैं अंगद को तो रोज सुनना पड़ता है, मैं रोज मतलब डिबेट करती हूँ, बहुत हमारा डिस्कशन चीजों पे, हर चीज पे होता है। पॉलिटिक्स पे भी होता है, ऐसा नहीं है, पर हर वक्त मैं पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करती इस मुद्दे को छोड़ के। अभी तो घर में यही चल रहा है, सबके घर में चल रहा होगा, हर भारतीय के घर में चल रहा है। मैं अपने भाई से फोन पे बात करती हूँ, हमारा भी 1 घंटा इस पर चर्चा हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा, मेरा जो भतीजा है वो 12th में अभी कॉलेज में एडमिशन होने वाला है, तो हमारी भी चर्चाएं इस बात पर घंटों हो जाती हैं। बट अदरवाइज जो पॉलिटिकल चीजें चल रही होती है देश में, क्योंकि ये देश इतना ज्यादा पॉलिटिकल ड्रिवन देश है कि हर समय कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो हर मुद्दे पे मैं उछलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उस पे कभी भी अपना करियर नहीं बनाना है कि बस वायरल हो गया, कोई क्लिप वायरल हो गया, वो क्षणिक जो चीजें है मुझे उस पे नहीं खेलना। बाय द वे, वो जो मैंने आपको शार के बारे में बताया वो बिल्कुल सही बात थी। तो देखिए, शार पहले यहाँ पे था ना एक स्क्वायर शेप का, आपने देखा होगा, अगर आपको याद है, अगर आपने पहले के ब्लॉग देखे हैं। देखिए अब मैंने ये लगा दिया राउंड वाला, उस वाले वॉशरूम से ला करके, तो ये बिल्कुल भी लीक नहीं हो रहा। देखो अभी बंद है शार, बिल्कुल लीक नहीं हो रहा। और वहां वाला शावर यहाँ पे लगा दिया है। वैसे भी यहाँ कोई नहाता तो है नहीं, वॉशिंग मशीन की वजह से यहाँ पे नहाना पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसे ही खाली शार नहीं अच्छा लगता वो हैंडल, तो ये लगा दिया है शो पीस की तरह। पर इसकी हालत देखिए कितनी बुरी हो चुकी है, जाम हो के कचरा, तो इसीलिए इसमें से पानी लीक होता था। अभी भी नींव आया नहीं है, तो थोड़ी देर टीवी में देख लेती हूँ। यही टाइम होता है जब मैं टीवी थोड़ा देख लेती हूँ, नेटफ्लिक्स बेसिकली। तो एक देख रही थी सीरीज, वो तो फिनिश हो गया, तो अब नया सीरीज ढूंढ रही हूँ कि क्या देखा जाए। तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें अभी आई हुई हैं जो मेरे पसंद के जॉनर की है। एक ये किडनैप्ड भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। दूसरा मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा है यहाँ पे एक शिप के बारे में, ये वाला शिपरेक्ड। कौन आ गया? नीवू कहाँ से आया है? खेली करके आया है? ओए 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 ओए, आया था फ्रेंड सब? हाँ। कौन आया था? याशी। क्या नाम है? याशी। याशी? हाँ। कौन कौन इसके फ्रेंड है नए नए? याशी नाम है नीवू? दीदी है कि तुम्हारी जितनी बड़ी है? छोटी है। तुमसे छोटी है? आज किसको नए नए करवाना है नीवू? इसको। पेपा पिग को और कैट को। ये कितनी प्यारी कैट है, देखिए कैसे आवाज करती है, पिचकू पिचकू पिचकू। तो आज सारे पेपा पिग और कैट, और डॉग को भी ले लो ना, डॉग भी नए नए। हाँ, इसके साथ में जो डॉग आया था कैट के साथ में, ब्लैक डॉग को भी नहला दो और ब्राउन डॉग को भी नहला दो, ठीक है? कैट को भी और डॉग्स को भी, सबको। नहीं गलेगा नहीं। वो गल जाएगा, वो तो गल जाएगा ना, वो तो क्ले है, पानी में डालोगे और ये नहीं गलेगा। वो तो नहीं गलेगा ना पानी में, वो नहीं गलेगा, वो तो सॉलिड है ना, प्लास्टिक का है, वो नहीं गलेगा। पेपर गलेगा, और तुम्हारा जो वो सारा क्ले है वो भी गल सकता है पानी में, और जो तुम कपड़े वाले टॉयज डालोगे तो वो भीग जाएंगे, बाकी सब चलेगा नीबू, ठीक है? चलो लेट्स गो। ये कपड़े वाला नहीं है। वो कपड़े वाला नहीं है, वो नहीं गलेगा, वो भी प्लास्टिक का है, वो ले सकते हो। और बैटरी वाला भी नहीं लेना चाहिए, जैसे ये टॉर्च है ना, ये बैटरी वाला, ये तुम डालोगे पानी में तो क्या होगा? खराब हो जाएगा। यस। तो नींबू आ गया खेल करके, मैंने कर दिया टीवी बंद। अब क्या करूंगी, अब एक बुक पढ़ने वाली हूँ। तो ये बुक है डोपामाइन डिटॉक्स। ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आजकल सबके लिए ना, सबको डोपामाइन डिटॉक्स करना तो आना ही चाहिए।
तो ये पतला सा देखिए, बहुत ही पतला बुक है, मतलब एक दिन में खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है अभी मैं बैठूंगी और अगर शाम तक मैं पढ़ती हूँ तो शाम तक में खत्म हो जाएगा। बहुत पतला बुक है। तो अब मुझे ना ऐसे हल्के फुल्के रीड्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, ताकि एक या मैक्स टू मैक्स 2 दिन में आप फिनिश कर दो। मोटी मोटी किताबें पढ़ने के लिए तो आपको समय चाहिए, और बच्चे के साथ आपको पता नहीं है कि कब कैसा क्या रहेगा। तो यही दोपहर का समय मिलता है, तो आज कुछ टीवी पे ना देख करके दोपहर में अभी से लेकर के शाम तक में ये खत्म करूंगी डोपामाइन डिटॉक्स की। क्या क्या तरीका ये बता रहे हैं, बहुत सारे तो खुद ही पता होते हैं क्योंकि वीडियोस वगैरह भी इसके देखे हैं, पर देखिए बुक में क्या बताया गया है। इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है इट सीम्स, तो ये पढ़ा जाए तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। बुक्स पढ़ना फिर से मैंने शुरू किया, कभी इस पे चर्चा करूंगी, क्योंकि पोस्टमार्टम में ये चीज जो मेरी हैबिट थी, जो मेरा ये फेवरेट आप कह सकते हो हॉबी थी, ये बहुत दिनों तक इसमें लगाम लग गया। पर अब मैंने फिर से ये स्टार्ट कर दिया, जैसे कि घर सजाना स्टार्ट किया है, घर के लिए मैंने कहा शॉपिंग करनी स्टार्ट करी है फिर से, वैसे ही बुक्स पढ़ना भी फिर से कुछ टाइम से स्टार्ट कर दिया है। तो ये बुक आज के लिए मेरा है। एनीवेज चलिए, ऑन दिस नोट मैं आज का ये ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। सिंपल स्वीट छोटा सा ब्लॉग था ये, मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और शोना के ब्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।